आज मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक का कराया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 7वां हम कराते हैं प्रश्नावली 9.2 का, यूपी बोर्ड का है, क्लास 12th का। तो हमने अवकल समीकरण शुरू किया था हम लोगों ने, तो जिसमें से हमने अवकल समीकरण में बताया हमने कोटि और घात के बारे में, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हमने व्यापक हल बताया था कैसे करना है अवकल समीकरण का। ठीक, तो उसी में एक सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें से दिया था कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का हल है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हल करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। ये दिया हुआ फलन है कि यक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी इस अवकल समीकरण का एक हल है, सत्यापित करना है। तो हमने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन से चलेंगे, जो दिया है फलन उसी से चलेंगे। तो यहाँ से हल करते हैं सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं कि दिया क्या है, जो दिया है उसी से चलते हैं। अब दिया है यक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी। ठीक, हमने ये भी बताया था जितने कांस्टेंट दिए हैं उतनी बार एक बार अवकलन कर दिया जाए, उतनी बार ही अवकलन होगा, डिफ्रेंशिएशन। कांस्टेंट कितनी बार है, एक बार है सी, इतनी बार उतनी ही बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक बार है सी, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। और इस अवकल समीकरण में भी एक ही बार अवकलन है, वाई डैश। तो सबसे पहले हमको वाई डैश निकालना है, मतलब वाई का अवकलन करना है। तो एक बार इसका अवकलन कर देंगे तो यक्स वाई, इसका अवकलन करेंगे। हमने ये भी सूत्र बताया था यू वी का डैश, जब इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू वी डैश प्लस यू डैश वी, या फिर यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू डैश वी प्लस वी यू डैश, यू वी डैश। ठीक, तो इसमें यक्स और वाई का अवकलन है। सबसे पहले का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन कर देंगे तो 1 हो गया, फिर इंटू वाई का वाई ही लिख देंगे, फिर प्लस, अब यक्स का यक्स लिखेंगे, इंटू वाई का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू, अब log y का अवकलन करेंगे तो 1/y इंटू वाई डैश। कैसे, log y का अवकलन होता है 1/y। ठीक, इसके बाद अगर y फलन है तो इसका y का एक बार फिर से अवकलन हो जाएगा, जब y का अवकलन कर देंगे तो y डैश हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस, अब c कांस्टेंट है तो c का अवकलन कर देंगे तो 0 आ जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं लिखने का, फिर भी लिख दे रहे हैं +0। अब जो y डैश है, y डैश इसको एक तरफ ले लेते हैं हम लोग, इधर क्या बचा, y इक्वल टू, अब ये y डैश अपान y, फिर इसको पक्षांतर कर देंगे तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस यक्स वाई डैश। ठीक, अब यहाँ से y डैश और y डैश हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से लिखेंगे y इक्वल टू, वाई डैश जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस यक्स अपान वाई। ठीक, अब ये जो 1/y है इसका एलसीएम करके फैक्टर कर देंगे तो ये y इस तरफ जाएगा तो यक्स वाई हो जाएगा, पूरे का अपान हो जाएगा y। ठीक, अब इधर पक्षांतर करके करते हैं, y डैश निकालते हैं, यहाँ से y डैश निकालेंगे तो क्या बचेगा, y डैश इक्वल टू क्या बचेगा, इधर y है, जब इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे का तो ये नीचे y ही रहेगा। अब ये इस तरफ नीचे y है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² होगा। ठीक, अपान में यही रहेगा, 1 माइनस यक्स में y का मल्टीप्लाई करेंगे यक्स वाई हो जाएगा, 1 माइनस यक्स वाई। ये y डैश का वैल्यू आ गया है। ठीक, y डैश का वैल्यू आ गया है। अब इधर LHS में y डैश का मान रख देंगे, देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, y² अपान 1 माइनस यक्स वाई, इधर भी y² अपान 1 माइनस यक्स वाई, दोनों सेम है। तो मतलब LHS इक्वल टू RHS, जिससे हम यह कह सकते हैं कि ये जो फलन दिया है यक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी इस अवकल समीकरण का क्या है, एक हल है। आगे लिखते हैं, हम ही लिख देते हैं, इधर ही बगल में ही लिख लेते हैं। देखिए LHS इसी के आगे लिखेंगे, यहाँ से लिख देते हैं LHS इक्वल टू दिया है y डैश, और y डैश का वैल्यू क्या है, यहाँ से y डैश का वैल्यू यहीं पुट कर देंगे तो क्या बचेगा,
वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब यही क्या है, आर एच एस, यहाँ लिख देंगे इक्वल टू आर एच एस। हो गया प्रूफ। अब नीचे लिख देंगे, अतः दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का क्या है, एक हल है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। अब अवकल समीकरण बहुत सिंपल है। अगर देखिए, अगर आपको आता है अवकल समीकरण तो बहुत सिंपल है, और अगर नहीं आता है तो बहुत कठिन है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए आप लोग, और मेरा काम है समझाना, और मैं ऐसा समझा दूंगा ना कि दोबारा भूलोगे नहीं। अगर एक बार अच्छे से जो समझ गया एक बार अच्छे से, वो कभी जीवन में नहीं भूलेगा अवकल समीकरण। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है बुक में दिया है y माइनस कास वाई, y माइनस कास वाई इक्वल टू यक्स। ठीक, सच दैट। अब इसी में अवकल समीकरण दिया है y साइन वाई प्लस कास वाई प्लस यक्स, ब्रैकेट के बाहर y डैश इक्वल टू y। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। इसमें दिया है कि ये जो y माइनस कास वाई इक्वल टू यक्स, ये जो फलन है, ये जो अवकल समीकरण दिया है, इसका एक हल है। प्रूफ करना है हम लोगों को, सत्यापित करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, y की वैल्यू यहाँ से निकालिए क्या आएगा, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, ये दिया है, यहाँ से y का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस कास वाई उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा यक्स प्लस कास वाई। ठीक, अब यहाँ से अवकलन कर दीजिए, हम करते हैं। अब यहाँ से अवकलन कर देंगे तो क्या बचेगा, y का अवकलन कर देंगे तो क्या होगा, y डैश इक्वल टू, अब x का अवकलन करेंगे तो 1, फिर प्लस, अब कास y का अवकलन कर देंगे तो माइनस साइन y। कास का अवकलन क्या होता है, हमेशा माइनस में जाता है, माइनस साइन y। अब फिर से y का अवकलन कर देंगे तो क्या बचेगा, y डैश। ठीक, ये आ गया इतना। अब यहाँ से हम लोग y डैश निकाल लेंगे, y डैश इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक, ये हो गया y डैश, फिर प्लस साइन y, ब्रैकेट के बाहर y डैश इक्वल टू 1। अब यहाँ से y डैश कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, y डैश कॉमन ले लेंगे हम लोग तो बचेगा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1। अब यहाँ से y डैश निकाल देंगे तो इधर अपान में चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो y डैश इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस साइन y। ये y डैश की वैल्यू आ गई, 1 अपान 1 प्लस साइन y डैश। अब इसी y डैश का वैल्यू किस में रखना है हम लोगों को, इस अवकल समीकरण में रखना है y डैश की वैल्यू। ठीक, यहाँ से जो हम लोगों ने y का वैल्यू निकाला था, यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट करते हैं इसको, फिर यहाँ से जो y डैश का वैल्यू निकाला हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर सेकंड करते हैं हम लोग इसको। अब इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इक्वेशन नंबर सेकंड को इसमें इस अवकल समीकरण में पुटअप करना है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए y कहाँ है, ये y है। अब यहाँ से y का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यक्स प्लस कास वाई इंटू साइन वाई, या फिर y साइन वाई रहने देते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पर देखते हैं यक्स का दिया है ना मान, यही यक्स का मान y माइनस कास वाई यहाँ रख देंगे, ये सिंपल हो जाएगा। y माइनस कास वाई या प्लस कास वाई कट गया, एकदम सिंपल हो गया। इसको ना मान के इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। ये जो दिया है y माइनस कास वाई इक्वल टू एक्स, इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं हम लोग। ठीक, ये x का वैल्यू दिया है, आराम से यहीं रखेंगे, कट जाएगा कास वाई। ठीक, और y डैश का वैल्यू रख देंगे, वो भी सही है। अब यहाँ से चलते हैं LHS से, इसको इरेज करते हैं, LHS इक्वल टू लिखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि y डैश का मान क्या आया था, 1 अपान 1 प्लस साइन वाई।
ठीक, अब यहाँ से लिखते हैं LHS। LHS इक्वल टू क्या दिया है, y साइन y प्लस कास y प्लस x इंटू वाई डैश। अब इसी में रखना है वैल्यू हम लोगों को, y साइन y रहने देते हैं, y साइन y, फिर प्लस कास y रहने देते हैं, फिर प्लस अब x का वैल्यू जो ये दिया है, x बराबर फलन में दिया है y माइनस कास y, यहीं रख देते हैं x बराबर y माइनस कास y। अब देखिए माइनस कास y प्लस कास y सेम है, कट जाएगा। ठीक, अब इंटू y डैश का वैल्यू अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला था, y डैश का वैल्यू क्या था, 1/1 प्लस साइन y। ठीक, यही हम लोगों ने y डैश का वैल्यू निकाला था, 1/1 प्लस साइन y। अब ये देखिए कास y से कास y कट गया, सीधा कट गया। ठीक, अब आगे देखिए बचता क्या है, y साइन y फिर प्लस y। ठीक, अब अगले ब्रैकेट में क्या बचता है, 1/1 प्लस साइन y। ठीक, इतना बचा। अब ये देखिए y साइन y, और यहाँ देखिए y और y सेम है, y कॉमन लेते हैं हम लोग। ठीक, y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये y और ये y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा साइन y, फिर प्लस y कॉमन लिए हैं, क्या बचा 1। अब इधर 1/1 प्लस साइन y। अच्छा ये देखिए साइन y प्लस 1 या फिर 1 प्लस साइन y, दोनों सेम ही है ना, चाहे 1 प्लस साइन y लिखें चाहे साइन y प्लस 1 लिखें, दोनों सेम है। तो साइन y प्लस 1 और 1 प्लस साइन y अपान में है, दोनों कट जाएगा सेम। और बचा क्या, y। तो LHS बराबर क्या आया y, और यहाँ पे y क्या दिया है RHS, इसका मतलब कि इक्वल टू RHS। LHS बराबर RHS आ गया, इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ फलन है y माइनस कास y इक्वल टू x, इस अवकल समीकरण का क्या है, एक हल है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए अवकल समीकरण इतना सरल है, जिसको आ गया ना एक बार वो करता चला जाएगा। अवकल समीकरण में कुछ है नहीं, और जिसको नहीं आता ना उसको बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि अवकल समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको अवकलन भी दिया रहेगा, समाकलन भी करना। अभी तो हम आपको व्यापक हल बता रहे हैं, इसके बाद जब विशिष्ट हल आएगा उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे, जब प्रश्नावली 9.5 की तरफ बढ़ेंगे तो और कठिन आएगा, उसमें समाकलन करने रहेंगे। तो इसलिए अवकल समीकरण सबको इसलिए कठिन लगते हैं क्योंकि इसमें अवकलन भी है और समाकलन भी करना है। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे 5-5, 7-7 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। अवकल समीकरण से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। एक हमने आपको कोटि और घात के बारे में बताया था कि कैसे निकालना है, कैसे डिफाइन करना है कि कोट कैसे निकलता है, घात कैसे निकलता है। उसके हमने उसको नोट भी कराया कि नोट में क्या लिखना है, कैसे करना है। ठीक, और एक बड़ा क्वेश्चन फंसता है अवकल समीकरण से, प्रश्नावली 9.43, प्रश्नावली 9.5, प्रश्नावली 9.6, इससे फंसेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि 9वां क्या कहता है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, ये दिया है फलन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, सच दैट अवकल समीकरण दिया है y स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, ये जो दिया हुआ फलन है हमको सिद्ध करना है, हम लोगों को सत्यापित करना है कि x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, ये जो दिया हुआ फलन है इस अवकल समीकरण का क्या है, एक हल है। और हल तब आएगा जब LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने कक्षा 9 और 10 में पढ़ा था कि ये समीकरण y बराबर इतना दिया है और उसको पुट करके बताना है हम लोगों की ये इस समीकरण का हल है। और कैसे बताते थे, समीकरण दिया रहता था, जब दोनों पक्ष बराबर आ जाते थे तभी बताते थे कि हाँ ये मान इस समीकरण का हल है। इसी प्रकार अवकल समीकरण में भी है, बहुत सिंपल है, उसी प्रकार ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा हम लोगों को अवकलन समाकलन करना रहता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब दिया है, यहाँ सलूशन करते हैं। ठीक,
सोल्यूशन में दिया है, जो पहला फलन दिया है इसको नोट करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स वाई। ठीक, अब इसमें दिया है y डैश। हमने क्या बताया था, जितने कांस्टेंट रहे उतनी बार अवकलन कर दें। और देखिए अवकलन में एक ही बार अवकलन किया है, ये अवकल समीकरण में y डैश, तो हमको सिर्फ y डैश निकालना है बस इसमें। अब y डैश निकालिए, एक बार अवकलन करिए इसका। जब इसका एक बार अवकलन कर देंगे, x का अवकलन करेंगे 1, फिर प्लस, अब y का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा y डैश। ठीक, अब दूसरे पक्ष का अवकलन करिए, tan इनवर्स y का। tan इनवर्स y का अवकलन कर देंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने अवकलन में, कि जैसे tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही x की जगह y रख दीजिए तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और इंटू, अब y का फिर से अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा y डैश। अब उसमें tan इनवर्स x रहता था, x का फिर से अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसमें y है, अब y का फिर से अवकलन करेंगे तो y डैश का मतलब है। ठीक, अब दोनों पक्ष को एक तरफ करके y डैश का वैल्यू निकालिए यहाँ से। ठीक, यहाँ से हो जाएगा, इसको इस तरफ ला दीजिए, y डैश यहाँ से लिखते हैं एक तरफ, उसको इस तरफ भेज देते हैं। ठीक, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, फिर माइनस वाई डैश को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई डैश, इधर प्लस में है, इक्वल टू 1। ठीक, अब वाई डैश कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, वाई डैश कॉमन लेते हैं हम लोग, क्या बचेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इधर से इसका फैक्टर करिए, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए वाई डैश इक्वल टू वाई, इसका मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ से माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से +1 और -1 कट गया, इक्वल टू 1, +1 -1 कट गया, बचा क्या माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर अपान में माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, पक्षांतर करके इधर ही लिख देते हैं इसको, क्या आएगा वाई डैश की वैल्यू, वाई डैश इक्वल टू, इसको पक्षांतर करेंगे उस तरफ तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको माइनस से चाहे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 फिर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं माइनस हम लोग। ठीक, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इधर लिखे रहते हैं। ठीक, ये वाई डैश की वैल्यू आ गई। अब इसी वाई डैश की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, अवकल समीकरण में पुट कर देंगे। ठीक, अब देखिए इधर से LHS इक्वल टू, जब LHS इक्वल टू लेके चलेंगे तो हम लोगों को क्या लाना रहेगा RHS। अगर RHS लेके चलेंगे तो क्या लाना रहेगा LHS, लेकिन RHS लेके चल नहीं पाएंगे क्योंकि RHS की वैल्यू क्या है 0, और हम लोगों को 0 निकालना है तो LHS ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक, अब LHS इक्वल टू लिखते हैं, LHS इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से वाई डैश की वैल्यू जो दी गई है वही पुट करते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर, अब इसका माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा -1 फिर माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस 1। ठीक, अब इसको फैक्टर करते हैं हम लोग, पहले वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इधर ही देख लीजिए वाई स्क्वायर कट गया, सीधा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब सीधा लिखते हैं यहाँ से -1 फिर माइनस वाई स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस 1। ठीक, अब इधर देखिए -1 और +1 ये कट गया, और इधर भी देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी कट गया। ठीक, अब बचा क्या 0, और 0 क्या है RHS है, तो नीचे लिख देंगे क्या हुआ RHS, और यहाँ से क्या होगा LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिया हुआ फलन x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y इस अवकल समीकरण का क्या है, एक हल है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक, अवकल समीकरण पढ़िए करिए और नंबर अच्छा आएगा इसमें।
और मैथ की गारंटी हमारी है क्लास 12th की, ठीक। और इतने अच्छे से समझा देंगे कि कभी भूलेंगे नहीं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, दिया है y इक्वल टू √a² माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग ये देख के मत घबराया करिए कि अंडर रूट में आ गया, स्क्वायर आ गया, ये वो आ गया, ठीक। इससे कुछ कोई मतलब नहीं, बहुत सिंपल है। अगर आपको अवकलन करना आता है तो अवकल समीकरण बहुत सिंपल है। अगर आपको समाकलन करना आता है बहुत सिंपल है अवकल समीकरण, ठीक। तो देखिए ये दिया है और इसमें दिया है x बिलोंग टू -a, a। अब यहाँ से बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या दे दिया, x बिलोंग टू -a, a। इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ सवाल को हल करना है हमको, LHS बराबर RHS निकालना है, बस बात खत्म। देश भर का झंझट से नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक। अब सच दैट दिया है अवकल समीकरण x + y dy/dx। अब इधर देखिए, अभी तक तो सवाल में y डैश देता था, अब इसमें dy/dx दे दिया, तो बच्चे इससे घबरा जाते थे कि हमने क्या पढ़ा था, अरे हमने तो y डैश पढ़ा था और इसमें dy/dx दे दिया, इतना बड़ा सवाल दे दिया। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि y डैश दे या फिर dy/dx दे या फिर y1 करके दे दे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, तीनों एक ही है। चाहे y डैश लिखो, चाहे dy/dx लिखो, चाहे y1 लिखो, तीनों एक ही है। चाहे y डबल डैश दे, चाहे d2y/dx² दे, चाहे y2 दे, तीनों एक ही है। मतलब चाहे एक इसका एक बार अवकलन हुआ है, इसका भी एक बार अवकलन हुआ है, इसका भी एक बार अवकलन हुआ है, वही है, सिंपल है। dy/dx इधर देखिए सवाल में इक्वल टू 0। अब यहाँ से y नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब y की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक। अब इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है। हाँ, अब इधर से लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मानते हैं हम लोग। सोल्यूशन दिया है, y का वैल्यू दिया है। अब इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यों मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे y दिया है। अब इसका y की वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा उसमें, ठीक। पहले तो dy/dx निकालेंगे, dy/dx का निकाल कर dy/dx का मान इसमें रखना है dy/dx की जगह पे, और उसके बाद y जो दिया है y की वैल्यू यहाँ रखना है। पहले जो दिया है इसको लिखते हैं y इक्वल टू √a² माइनस x², इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। और उसके बाद हमने अंडर रूट का जो बताया था कि अंडर रूट को कैसे हल करना है। जैसे अंडर रूट को लिखते थे हम लोग √x, इसका अवकलन करना है, सीधा सीधा इसका अवकलन करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1/x², ये भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिखते हैं 1 का है लिख दिए। √x है, इसको लिख देंगे x²। अब यहाँ से हम लोग कर फार्मूला लगा देंगे x⁴n का। जब x⁴n का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, nx⁴n - 1, ठीक। अब n की जगह क्या रखना है, हाफ रखना है, तो इसका n की जगह हाफ हो गया, फिर x। अब हाफ -1 तो क्या हो जाएगा, -½ अब -½ को क्या लिखते हैं, 1/x⁴, 1/2 × अब इसको -½ को नीचे ला देंगे तो +½ हो जाएगा, x⁴. अब x⁴ को क्या लिख देंगे, रूट में 1/2√x। अब देखिए √x का अवकलन क्या हो गया, 1/2√x। इसी प्रकार इसका अवकलन क्या हो जाएगा, रूट में x की जगह क्या रखना है, x की जगह a² - x² रखना है, बस सीधा करिए। y डैश इक्वल टू अवकलन करेंगे, y डैश हो जाएगा y का इक्वल टू √a² - x² का अवकलन करेंगे तो ये होगा, ठीक। 1/2√x की जगह क्या करना है, a² - x², सिर्फ इतना करना है। अब इसका फिर से अवकलन कर देंगे, a² - x² का अवकलन करिए, क्या होगा, a² का अवकलन करेंगे 0, फिर माइनस, क्योंकि a क्या है, a कांस्टेंट है इसलिए 0। अब माइनस x² का अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो गया, ये अवकलन हो गया इसका। अब इधर से देखिए 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या, y डैश इक्वल टू -x/√a² - x²। इसको हम लोग क्या मान देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक। अब LHS से लेके चलते हैं हम लोग, जो LHS में दिया है इसको इरेज कर दें। याद रखिए
ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने हैं और वाई डैश की वैल्यू क्या आई है माइनस यक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। इसमें पुट करना है, चाहे वाई डैश लिखो चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिखो, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, वहाँ पे वाई डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हो, चाहे वाई डैश लिखो। अब यहाँ से लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू क्या दिया है यक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये एल एच एस की वैल्यू दी गई है। अब यक्स की जगह यक्स लिखेंगे इंटू वाई की जगह ये लिखेंगे अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकाला था हम लोगों ने माइनस यक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। अब इधर देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दोनों सेम है, अपान में कट जाएगा। अब इधर देखिए बचा क्या यक्स माइनस यक्स, अब प्लस यक्स माइनस एक्स ये भी कट जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ गया 0, और 0 क्या है आर एच एस, यहाँ लिख देंगे आर एच एस। ठीक, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अतः हम लोग कह देंगे कि यह जो फलन दिया है y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस अवकल समीकरण का क्या है एक हल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। देखिए इतना सिंपल छोटा छोटा सवाल है, सिर्फ समझने की देरी है बस। क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया। देखिए 11वां और 12वां बहुविकल्पी है। देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है और 12वें में क्या कह रहा है। देखिए देखिए दिया है 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। देखिए कितना सिंपल बोला है, कांस्टेंट पूछ रहा है। इतना सिंपल सवाल, सिर्फ समझने की देरी है बस। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या लिखा है 4 कोटि वाले 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित अभी तक हमने आप लोगों को सिर्फ व्यापक हल पढ़ाया है। ठीक, विशिष्ट हल के बारे में थोड़ा बताया है क्या होता है विशिष्ट हल। ठीक, व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या बताना है। ठीक, सिर्फ यही इतना बताना है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के। देखिए पहले तो ये देखिए 4 कोटि वाले, 4 कोटि समझते हैं। 4 कोटि का मतलब होता है कि 4 बार अवकलन किया गया है। d4x अपान d4y अपान dx पावर 4, मतलब कि ये है 4 कोटि का अवकल समीकरण। आगे कुछ भी दिया हो बस यही है। डी ज़्यादा से ज़्यादा अवकलन कितना बार किया गया है 4 बार, मतलब 4 कोटि वाले, ये 4 कोटि है d4y अपान dx पावर 4। ठीक, किसी अवकल समीकरण समझते ही हैं। आगे कुछ भी लिख दे प्लस वाई स्क्वायर प्लस d2y बाई dx स्क्वायर प्लस वाई डैश बराबर 0, ये हो गया अवकल समीकरण। ठीक, कि व्यापक हल में उपस्थित। अब व्यापक हल क्या होता है हमने बताया था ना कि व्यापक हल वो होता है जिसमें कांस्टेंट उपस्थित होते हैं। ठीक, कांस्टेंट का मतलब कुछ भी समझते हैं, जैसे y बराबर mx प्लस सी। अब ये बताइए इसमें ये व्यापक हल है, ये क्या है, ये किसका व्यापक हल है? ये एक सरल रेखा का व्यापक हल है।
सरल रेखा का समीकरण जानते ही हैं आप लोग, y बराबर mx प्लस सी। अब इस समय सरल रेखा का व्यापक हल क्या है, y बराबर mx प्लस सी। ठीक, व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। अब ये बताइए स्वेच्छ अचर जानते हैं आप लोग, स्वेच्छ अचर मतलब जो कांस्टेंट दिए रहते हैं, और ये कांस्टेंट क्या है, इसमें ये c है और ये यम है। और इसी कांस्टेंट को जब हम लोग हटा देते हैं, जब इसको हल करके कांस्टेंट को विलुप्त कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, व्यापक हल हो जाता है। और विशिष्ट हल क्या होता है, इसी कांस्टेंट की जगह पे कोई संख्या दी रहती है, कोई संख्या डिनोट की रहती है, तो उसे हम लोग विशिष्ट हल बोलेंगे। जैसे इसी में कोई संख्या दे दे y बराबर 2x प्लस 5, ये क्या हो गया, एक विशिष्ट हल हो गया, ये विशिष्ट हल है। ठीक, ये विशिष्ट हल है। और ये क्या है, जब इसको हम लोग यम और सी, ये जो कांस्टेंट है, इसको विलुप्त कर देंगे, इसको हल कर देंगे, हटा देंगे, तो वो व्यापक हल हो जाएगा। ये व्यापक हल है, ये व्यापक हल है और ये विशिष्ट हल है। इसको व्यापक हल बोल देंगे हम लोग, व्यापक हल। अब देखिए सवाल पे आइए कि सवाल क्या कह रहा है। चार कोटि वाले, चार कोटि समझते हैं आप लोग, ये अभी हमने बताया कि चार कोटि वो हो गया जब 4 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया गया हो, d4y/dx⁴ किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में। जैसे कोई अवकल चार कोटि वाला ये है, इसी का अवकल समीकरण है, और इसी के व्यापक हल में, इसी का व्यापक हल है, और इसमें उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, स्वेच्छ अचरों की संख्या बताना है अब हम लोगों को। ठीक, हमने ये भी बताया था कि जितनी बार कांस्टेंट दिया गया हो उतनी बार ही अवकलन होता है। इसको नोट करिएगा, इस शब्द को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितनी बार कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब स्वेच्छ अचर, कांस्टेंट जितनी बार हो उतनी बार ही हम लोग अवकलन करते थे, मतलब उतनी ही कोटि की होती थी वो अवकल समीकरण। इसका मतलब 4 बार कोटि है, मतलब 4 बार अवकलन किया गया है, तो कांस्टेंट कितने होंगे, 4 होंगे। वो भी कैसे होंगे, ये हमने बताया था कि जैसे ये 2 कांस्टेंट है, 2 स्वेच्छ अचर हैं, तो इसका हम लोग कितनी बार अवकलन करेंगे, 2 बार अवकलन करेंगे। देखिए करिए, y डैश इक्वल टू, अब इधर देखिए, अब इसका अवकलन करिए, x का क्या हो जाएगा 1, बचेगा क्या यम, प्लस c का अवकलन 0। अब फिर से अवकलन करेंगे तो यम विलुप्त हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू यम का अवकलन 0, 0 हो गया। यम क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि कांस्टेंट तब तक नहीं हटता जब तक कि जितने कांस्टेंट है उतनी बार अवकलन ना कर दिया जाए। अब इसी प्रकार इसमें भी 4 कोटि का है, तो स्वेच्छ अचर कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसमें बहुविकल्पी में देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्या दिया है, 4। तो इस अवकल समीकरण देखें, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। डी वाला ऑप्शन दिया है 4, ये करेक्ट होगी। बता भी दिया हमने कि कैसे होगा। अब आगे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है, उसमें देखिए 12 में घुमा कर दे रहा है, वही विशिष्ट हल पूछ लिया है। अभी तक तो व्यापक हल के बारे में बताया हमने कि कैसे करना है। व्यापक हल में क्या करना रहता है, जितना बार स्वेच्छ अचर हो, जितनी बार कांस्टेंट हो, उतनी बार अवकलन कर देते थे हम लोग। ठीक, मतलब 4 बार, 4 अगर कांस्टेंट है, स्वेच्छ अचर 4 हैं, तो 4 बार अवकलन होगा। अगर 4 बार अवकलन है तो 4 बार ही कांस्टेंट होंगे, मतलब 4 ही स्वेच्छ अचर होंगे। अगर 3 बार अवकलन किया रहता तो 3 स्वेच्छ अचर होंगे। अगर 2 कोटि होती तो 2 स्वेच्छ अचर होंगे। ठीक, ऐसे करना है व्यापक हल में। अब आगे देखिए, विशिष्ट हल के बारे में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इतना अच्छा समझाएंगे ना कि समझाने की गारंटी हमारी और पढ़ने की गारंटी आप लोगों की। समझाएंगे इतना अच्छा कि आप लोग अपने आप लगाते चले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिया है 3 कोटि वाले, 3 कोटि वाले, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, के विशिष्ट हल में, के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। अब देखिए घुमा दिया है इसको,
उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। अब देखिए इसमें क्या घुमा दिया है कि अभी तक हमने आपको व्यापक हल के बारे में बताया कि व्यापक हल में क्या होता है कि जितनी बार कोटि हो उतने कांस्टेंट होंगे, स्वेच्छ अचर होंगे। ठीक, स्वेच्छ अचर और कांस्टेंट दोनों एक ही हैं। उसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं, हिंदी में स्वेच्छ अचर बोलते हैं। ठीक, तो व्यापक हल के बारे में बताया था अभी तक। अब ये बताइए कि विशिष्ट हल में कैसे होता है कि 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बताइए। जैसे कि व्यापक हल क्या हो गया, y बराबर mx प्लस सी। अब इसमें स्वेच्छ अचर क्या है, m है और c है। लेकिन विशिष्ट हल कैसे होगा, इसी को अगर हमने लिख दिया y बराबर 2x प्लस 5, ये स्वेच्छ अचर, इसको बोल देंगे विशिष्ट हल। ये विशिष्ट हल हो गया। मतलब विशिष्ट हल तब होता है जब स्वेच्छ अचर की जगह कोई विशिष्ट मान रख दिया जाए, उसी को विशिष्ट हल बोल देंगे। मतलब जो स्वेच्छ अचर है इसकी जगह कोई स्वेच्छ मान रख दिया जाए। अब स्वेच्छ मान रख देंगे 2, 5, स्वेच्छ अचर की जगह कोई स्वेच्छ मान रख दिए तो इसी को हम लोग कोई विशिष्ट मान रख देंगे, तो इसी को हम लोग विशिष्ट हल बोल देंगे। ठीक, अब इसमें कोई स्वेच्छ अचर है, 2 और 5 स्वेच्छ अचर है नहीं है, ये एक विशिष्ट मान है। इसको मान के चला जा रहा है कि y बराबर 2x प्लस 5 है। ये स्वेच्छ अचर नहीं है 2 और 5, ये विशिष्ट मान है। इसका मतलब कि विशिष्ट हल में कोई स्वेच्छ अचर नहीं होता, एक भी स्वेच्छ अचर नहीं होते विशिष्ट हल में। ठीक, इसको याद रख के और नोट करके चलिए कि विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर होते ही नहीं। उसमें क्या होता है, विशिष्ट मान होता है। जो स्वेच्छ अचर होते हैं उसकी जगह पे एक विशिष्ट मान रखा जाता है, तो उसको हम लोग विशिष्ट हल बोलते हैं। ठीक, व्यापक हल में जो दिया है उसमें कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर की जगह कांस्टेंट की जगह कोई विशिष्ट मान रखेंगे तो उसको हम लोग विशिष्ट हल बोलेंगे। इसका मतलब कि विशिष्ट हल में कोई स्वेच्छ अचर या फिर कांस्टेंट नहीं उपस्थित होते। इसको नोट करके चलिए, स्टार बना के चलिए, इसमें लिख दीजिए कि विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर नहीं होते, स्वेच्छ अचर नहीं होते। ठीक, इसको नोट करके चलिए, स्टार बना दीजिए, नोट लिख दीजिए बगल में कि विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर नहीं होते। जब विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर ही नहीं होते तो इसको क्वेश्चन से मतलब ही क्या है, सीधा डायरेक्ट लिखो 0। देखिए ऑप्शन में 0 कहाँ दिया है, दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वें का क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी है वही उत्तर है। डी क्या है, 0 है, 0 हो गया। ठीक, अब याद करके चलिए इसको कि विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर होते ही नहीं, उसमें क्या होते हैं, विशिष्ट मान होते हैं। जो स्वेच्छ अचर होते हैं उसकी जगह क्या होते हैं, विशिष्ट मान होते हैं। ठीक, अब व्यापक हल में क्या होता है, स्वेच्छ अचर होता है, कितना होता है, जितनी बार डिफ्रेंशिएट किया रहता है उतना ही होता है स्वेच्छ अचर। ठीक, या फिर अगर पूछ ले कि स्वेच्छ अचर 3 है तो कोट कितनी होगी, तो जितना स्वेच्छ अचर होगा उतना ही कोट होगा, मतलब कि उतनी बार डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। ठीक, ओके, अब ये प्रश्नावली ख़त्म आप लोगों का। प्रश्नावली 9.2 एकदम से ख़त्म हो गया। ठीक, प्रश्नावली 9.2 ख़त्म कर दिया है हमने आज। अब आगे बढ़ेंगे, क्या दिया है आगे, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण। ठीक, जैसे कोई व्यापक हल दिया है तो उससे हम लोग अवकल समीकरण का निर्माण करेंगे। जैसे व्यापक हल दिया है, यही व्यापक हल दिया है mx प्लस सी। अब इससे हम लोग अवकल समीकरण का निर्माण करेंगे कि कैसे होगा। ये एक सरल रेखा का समीकरण है, कोई भी सीधी रेखा है उसका ये समीकरण है। ऐसे ले लो चाहे, हाँ कोई भी ये सरल रेखा है, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, इस सब सरल रेखा से जाने वाली समीकरण का यही समीकरण है। इस रेखा से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या है, वाई एम बराबर एम एक्स प्लस सी। एक सीधी लाइन या सीधी सरल रेखा, यही का समीकरण क्या है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक, आगे यही पढ़ेंगे कि जो व्यापक हल है ये, इससे हम लोग क्या करेंगे, अवकल समीकरण का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक, अभी तक तो हम लोग प्रूफ करते थे कि सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन इस अवकल समीकरण का क्या है, एक हल है, और वो भी कौन सा हल है, व्यापक हल है।
क्योंकि उसमें क्या दिए रहते थे, कांस्टेंट दिए रहते थे। ठीक, अब प्रश्नावली 9.2 ख़त्म हो गया। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कुछ है नहीं क्लास 12th में। अगर आप लोगों को अवकलन और समाकलन आता है, एकदम अच्छे तरीके से आता है, तो समझ लीजिए इस अवकल समीकरण में कुछ है नहीं। अभी तो फ़िलहाल हमने डायरेक्ट अवकल समीकरण से शुरू किया, क्योंकि अवकल समीकरण क्या है ना कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको थोड़ा कठिन लगता है बच्चों को। तो सब क्या करते हैं कि बेसिक बताते हैं, लेकिन हम समाकलन अवकलन से शुरू करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट अवकल समीकरण से शुरू किए हैं, ताकि अवकल समीकरण अगर एक बार पढ़ लिए, समझ में आ गया, तो अवकलन समाकलन में कुछ है नहीं। इसके बाद इसको ख़त्म करेंगे, फिर शुरू करेंगे अवकलन, फिर समाकलन, फिर कक्षा 12 का सब खत्म कर देंगे पढ़ा के। आप यूँ सारणिक वगैरह, संबंध एवं फलन, ठीक, सब खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अवकल समीकरण को रिवाइज़ करिए, कुछ है नहीं अवकल समीकरण में। अगर एक बार समझ में आ गया ना, करते चले जाओगे आप लोग, कुछ है नहीं अवकल समीकरण में। अब प्रश्नावली 9.3 लगवाएंगे इसके बाद। उसमें सिर्फ अवकल समीकरण का निर्माण ही है, दिया है ये दिया है। उसके बाद दीर्घवृत्त से अवकल समीकरण का ज्ञात करना है। अगर y अक्ष नाभि पर हो और जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, ऐसे निर्माण करेंगे अवकल समीकरण का। ठीक, तो प्रश्नावली 9.2 खत्म हो गया है। अब प्रश्नावली 9.3 अगले वीडियो में शुरू करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।